अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज पुलिस ने अपनी एक एफआईआर में शाइस्ता को माफिया लिखा। साथ ही एफआईआर में लिखा गया है कि शाइस्ता अपने साथ शूटर रखती है। इनामी बदमाश साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में ये एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने ये एफआईआर असद के दोस्त आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद दर्ज की है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता आतिन के घर ही रुकी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित कर दिया गया है। लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। प्रयागराज पुलिस ने अपनी एक एफआईआर में शाइस्ता को माफिया लिखा है। और मोहम्मद मोइन इस खबर पर हमारे साथ लाइव है। मोहम्मद मोइन, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर अभी? और जी बिल्कुल, प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी माफिया करार दिया है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने 2 मई को जो एफआईआर दर्ज की, उसमें शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है और जिस शूटर 5 लाख रुपए के इनामी साबिर के साथ शाइस्ता परवीन प्रयागराज आई हुई थी अपने पति के हत्या के बाद, उसके बारे में भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने शूटर के साथ, यानी प्रयागराज पुलिस का मानना है कि शाइस्ता परवीन बेमाफिया है, वो अपने साथ शूटर रखती है और उमेश पाल वारदात में जो शूटर थे वो सभी शूटर शाइस्ता परवीन के थे। इस तरीके की बातें इस एफआईआर में लिखी गई हैं। तो 2 मई को ये एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया लिखा गया है और साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है और जो साबिर है वो भी शाइस्ता परवीन का ही शूटर है। ठीक मोइन, आप नजर बना के रखिए, आगे आपसे अपडेट समझेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा दें। गुड्डू मुस्लिम को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। उमेश पाल की हत्या के बाद कौशांबी में गुड्डू मुस्लिम रुका हुआ था। कौशांबी के अवधन गांव में गुड्डू मुस्लिम ने पनाह ली थी। अतीक के करीबी शमीम और नसीम के फार्म हाउस में रुका हुआ था गुड्डू मुस्लिम। पुलिस की छापेमारी से पहले ही गुड्डू मुस्लिम फार्म हाउस से भाग निकला। शमीम और नसीम दोनों सगे भाई हैं और पुलिस की छापेमारी के बाद से फरार है। खबर है कि गांव के प्रधान ने भी गुड्डू मुस्लिम के छिपने में मदद की थी। खबर यह भी है कि राजूपाल मर्डर केस में आरोपी अब्दुल कवी ने ही गुड्डू मुस्लिम को हथियार मुहैया कराया था। मोहम्मद मोइन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोइन, अब लगातार गुड्डू मुस्लिम को जिन लोगों ने पनाह दी है उन तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। इन 2 भाइयों के बारे में बताइए, साथ ही जो गांव के प्रधान है उन्होंने भी मदद की, और तीसरी बात यह कि कौशांबी में जाकर गुड्डू मुस्लिम रुक जाता है और पुलिस तब वहां पहुंचती है जब वो वहां से फरार हो जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उमेश पाल शूट आउट केस में 5-5 लाख रुपए के इनामी जो शूटर्स हैं, इसके साथ साथ माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन है, उसे लेकर प्रयागराज पुलिस से लेकर उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ है वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन ये दावे जो है कि लगातार पूरे देश में छापेमारी की जा रही है, लेकिन ये दावे जब चौंकाने वाले खुलासे होते हैं तो उसमें हकीकत पर नजर नहीं आते हैं। दरअसल दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि जो बमबाज गुड्डू मुस्लिम है वो उमेश पाल शूट आउट केस के बाद प्रयागराज से सटे हुए कौशांबी जिले में रुका हुआ था। पिपरी थाना क्षेत्र का अवधन गांव है, उसी गांव में गुड्डू मुस्लिम कई दिनों तक एक फार्म हाउस में रुका हुआ था। नसीम और शमीम नाम के 2 सगे भाई हैं, उनका फार्म हाउस था, वहां रुका हुआ था। वहां अब्दुल कवी जो कि राजूपाल मर्डर केस में 18 सालों तक फरार था, उसने गुड्डू मुस्लिम को असलहे मुहैया कराए थे। एक ग्राम प्रधान की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। यानी पुलिस जो है दूसरे राज्यों में छापेमारी करती रही, पूरे देश में खंगालती रही, नेपाल तक छापेमारी की गई, लेकिन पड़ोस में ही गुड्डू मुस्लिम समेत कई नाक के नीचे ही छिपे हुए थे, उनका पता नहीं लगा भी और शाइस्ता परवीन भी, यानी कि उनके कहां छिपे हुए थे उनकी जानकारी तो मिल रही है, लेकिन अब तक जानकारी ही मिल पा रही है। ना गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जा रहा है, ना ही शाइस्ता परवीन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे बात करते हैं प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की, जिस पर यूपी में एटीएस ने लिया है बड़ा एक्शन। 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 70 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी अब भी जारी है। थोड़ी ही देर पहले यूपी एटीएस ने अमरोहा के मदरसे में छापा मारा था और 2 युवकों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये है पीएफआई से कनेक्शन के आरोपी को पूछताछ के लिए ले जा रही पुलिस।
पुलिस की हिरासत में मौजूद शख्स का नाम है मोहम्मद शोएब, जिसे अमीनाबाद से हिरासत में लिया गया है। शोएब ही नहीं, लखनऊ में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। वहीं राज्य के अलग अलग जिलों से 70 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एटीएस की तरफ से बयान जारी कर कहा गया 50-50 हजार के 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके नाम है परवेज अहमद और रईस अहमद। ये दोनों 1 साल से फरार थे। दोनों पर वाराणसी में कट्टरवाद फैलाने का आरोप है। इसी तरह बिजनौर में 5 संदिग्धों से पूछताछ की गई है। एटीएस की तरफ से बयान में कहा गया कि पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए संदिग्धों में वाराणसी के 8, लखनऊ के 9, गाजियाबाद के 10, शामली के 11, बिजनौर के 5, मेरठ के 4 और सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सीतापुर, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा के 1-1 व्यक्ति शामिल हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केरल के मल्लपुरम में हाउस बोट पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, हादसे के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। प्रशासन के मुताबिक अब तक 21 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। मृतकों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। हाउस बोट में कितने लोग सवार थे, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। हादसा कल शाम 7 बजे के करीब उस वक्त हुआ जब मल्लपुरम के तनूर में सैलानियों से भरी नाव पलट गई। ये अफरा तफरी दर्दनाक हादसे के बाद मची है। तस्वीरें केरल के मल्लपुरम की हैं, जहां तानूर के पास हाउस बोट डूबने से कल शाम 7 बजे हादसा हो गया। बोट में सवार बच्चों समेत कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। ये तस्वीरें अस्पताल के बाहर की हैं, जहां पानी से निकाले गए लोगों को लाया गया। हादसे के बाद बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए। शुरुआती सूचना के मुताबिक नाव में 25 यात्री सवार थे, जिनमें से कुछ को बचाया जा सका है। बचाए गए लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब ये हादसे की वजह साफ नहीं है, लेकिन हादसे के बाद से स्थानीय लोगों के साथ साथ दमकल कर्मी भी राहत में जुट गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। पीएम ने ट्वीट किया, केरल के मल्लपुरम में नौका दुर्घटना में लोगों की मौत से आहत हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। पीएम एनआरएफ से 2 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रदान किए जाएंगे। और इस पर ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, ताजा अपडेट बताएं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है और साथ ही अभी वहां पर क्या चल रहा है? जी देखिए, अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम के अलावा स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। आना यह जा रहा है कि कुछ और पर्यटकों के शव या वो इस बोट के अंदर दबे हो सकते हैं, तो बोट के अंदर जाकर डाइवर्स की मदद से उनके शवों को, उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि करीब 40 पर्यटक इस बोट में सवार थे और अब तक 21 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर कुछ अन्य लोगों की तलाश के लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई है। राज्य के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित सभी लोगों ने शोक संदेश दिया है इस घटना के बाद। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्य को जो उनके लिए निर्देश दिए हैं, उसके अलावा 2 लाख के कंपनसेशन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने वरिष्ठ मंत्रियों को मौके पर भेजा है। ठीक आशीष, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आने वाले चुनावों से पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई गुगली फेंक दी है। गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनकी सरकार को बचाया था, ये उन्होंने कहा है। तो वहीं इस बयान पर वसुंधरा राजे सिंधिया भड़क गई। राजनीति जो कराए कम है। सभा राजस्थान के धौलपुर में थी। मंच पर थे सीएम अशोक गहलोत। चुनावी साल में जुबान पर थी विपक्षी नेता की तारीफ। और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की, इसलिए हमारी सरकार बची है। हालांकि वसुंधरा ने इस बयान को अपने खिलाफ षड्यंत्र करार दिया है। वसुंधरा राजे ने कहा, गहलोत हार के डर से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा मेरी तारीफ करना मेरे खिलाफ उनका एक षड्यंत्र है। मेरा जितना जीवन में अपमान गहलोत ने किया कोई कर ही नहीं सकता। वे 2023 के चुनाव में होने वाली ऐतिहासिक हार से बचने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
पर उनकी चाल कामयाब होने वाली नहीं है राजस्थान के लिए। अब ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, क्या वसुंधरा ने गहलोत सरकार बचाई या गहलोत ने ऐसा दावा कर चुनावी गुगली चल दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष शर्मा। रुक कर लेते हैं मनीष का। मनीष, चुनावी साल में गहलोत की गुगली किसका खेल बिगाड़ेगी? गहलोत का ये बयान वही बयान है जिसके लिए वो अक्सर पहचाने जाते हैं, यानी कि राजनीति के जादूगर। बहुत धीरे से उन्होंने अपनी बात को कहा, लेकिन उसकी गूंज इतनी ज्यादा सुनाई देने वाली है जिसको बीजेपी के लिए पचा पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक तीर से दो निशाने लगाए। पहली बात तो राजाखेड़ा में जाकर उन्होंने सचिन पायलट के जितने भी साथी विधायक थे उन पर निशाना साधा कि जिसने पैसा लिया वापस लौटा दो, कम पड़ रहा है तो मैं दे दूंगा। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के लिए ये कहना कि उन्होंने मेरी सरकार बचाई। अब ऐसे में खुद सफाई देने के लिए वसुंधरा राजे को सामने आना पड़ रहा है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने अशोक गहलोत के बयान में शामिल रहे वो अपनी ओर से सफाइयां देंगे, लेकिन अशोक गहलोत मुस्कुराते हुए एक जादूगर की तरह एक बात कह के आगे बढ़ गए और उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाते रहेंगे जी। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो गहलोत का यह बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो वहीं सियासत के जादूगर गहलोत ने सिर्फ वसुंधरा की तारीफ ही नहीं की बल्कि अपनी ही पार्टी के विधायकों पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगा दिया है। बता रहे थे हमारे सहयोगी मनीष। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में राजस्थान कांग्रेस में फिर से कलह भड़क गई है। इस बार गहलोत ने पायलट कैंप पर सीधा वार किया है। गहलोत ने सचिन कैंप के विधायकों पर रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को जितने पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दो उसको, उसका पैसा मत रखो। अभी पायलट कैंप का जवाब तो नहीं आया, पर गहलोत के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने ही पलटवार किया। अपनी पार्टी के विधायकों का इतना सम्मान आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा जितना अशोक गहलोत जी ने अपने इस भाषण में किया है। इससे पहले पायलट ने गहलोत सरकार पर वसुंधरा के खिलाफ एक्शन न लेने की बात कहकर अनशन किया था। तब भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह उजागर हुई थी और अब गहलोत का ताजा बयान राजस्थान की राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा करने वाला है। देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी है। पुलवामा से सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईडी बरामद किया है। आतंकियों के एक मददगार की भी गिरफ्तारी हुई। 5 किलो आईईडी। सोचिए अगर ये फट जाता तो क्या होता, लेकिन आतंकी कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे पाते इससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। 5 किलो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ आतंकियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान इशफाक वानी के तौर पर हुई है। उसी के खुलासे पर विस्फोटक को बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि G20 बैठक से पहले सुरक्षा बलों के वाहनों पर हमले के लिए इस एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी घाटी में लगातार साजिश रच रहे हैं। अभी हाल ही में आतंकियों ने कंडी इलाके में आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें देश के 5 जवान शहीद हो गए। देखिए, बजरंग बली के बाद प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर विदेशी बाण। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की जंग में ये नया रंग तब आया जब मोदी ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर अटैक किया। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आखिरी दौर मोदी के कुछ ऐसे अटैक के साथ पूरा होता दिखाई दे रहा है जिसमें उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया और दांव भी पूरा चल दिया। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस वार का जवाब प्रियंका वाड्रा ने इसे इधर उधर की बात बताते हुए दिया। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे लहजरों से गिला नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है। वहीं कर्नाटक में बीजेपी के मैराथन प्रचार के जवाब में कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का हाई पिच बैटल आज शाम थम जाएगा और प्रचार के आखिरी दिन मैदानी जंग में पूरा गांधी परिवार एक साथ दिखाई देगा। आज दोपहर में राहुल प्रियंका के साथ रोड शो भी करेंगे। चुनाव प्रचार में बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं राहुल और प्रियंका। उनकी जो हिंसा की राजनीति है उसका नतीजा मणिपुर में आज दिखाई दे रहा है। जितनी नफरत उनके दिल में है उससे 10 गुना मोहब्बत हमारे दिल में है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ही प्रियंका शाम को तेलंगाना मिशन पर निकल पड़ेंगी, जहां हैदराबाद में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगी। कर्नाटक की 224 सीटों के लिए एक ही चरण में 10 मई को वोट डाले जाने हैं और चुनाव नतीजे 13 मई को आने वाले हैं। 13 मई को सबसे तेज नतीजे देखिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और अब बात यूपी की, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगाने वाली है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी 3 जिलों के तूफानी दौरे पर होंगे, तो वहीं अखिलेश अलीगढ़ और मेरठ में ताल ठोकेंगे। यूपी के स्थानीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी का 3 जिलों में तूफानी दौरा आज होने वाला है। योगी आज बाराबंकी, अयोध्या और मिर्जापुर में चुनावी जनसभा करेंगे और विपक्ष पर हमला करेंगे अपने पुराने अंदाज में। कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति आज सीना तान करके नहीं चल सकता, आज सिर झुका करके चलता है, गले में तख्ती लटका करके चलने के लिए मजबूर होता है। नया उत्तर प्रदेश से योगी के जवाब में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अलीगढ़ और मेरठ में ताल ठोकने वाले हैं। अगर गंदगी रहेगी तो बीमारी फैलेगी, परेशानी आएगी। इसलिए कूड़ा और गंदगी हटाने के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल को वोट देना आप लोग। यूपी में निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को वोट डाले जाने हैं। तो देखिए, केरला स्टोरी को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं। इस बीच विवादों के साथ साथ केरला स्टोरी की कमाई भी बढ़ गई है। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। केरला स्टोरी को कल समर्थन मिला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का, जिन्होंने फिल्म की सराहना की। ये जो नए किस्म का आतंकवाद है, जिसका बहुत ही भयानक रूप है, इसको द केरला स्टोरी इस साजिश का पर्दाफाश करती है। वहीं झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ऐलान कर दिया है वो फिल्म को झारखंड में नहीं लगने देंगे। ये भाजपा के लोग 3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठकर उसकी वाहवाही कर रहे हैं और हम दिन रात काम करते हैं। अब क्या तमाशा बना के दिए आप लोग। लिखा है, पत्र लिखा है, कल हम मिलेंगे और मैं बैंड लगाने की मांग करूंगा। सारे विवादों के बीच केरला स्टोरी की आमदनी बढ़ रही है। पहले दिन फिल्म ने करीब 8 करोड़ कमाए थे, दूसरे दिन करीब 12 करोड़ की कमाई हुई, तीसरे दिन रविवार होने के चलते करीब 16 करोड़ की कमाई हुई। वीकेंड गुजरने के बाद आमतौर पर फिल्म की कमाई धीमी पड़ती है, लेकिन देखना होगा कि अब विवाद फिल्म की कमाई बढ़ा पाएंगे। वहीं मणिपुर में जारी हिंसा तो फिलहाल थमती नजर आ रही है, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आज हो सकती है 2 याचिकाओं पर सुनवाई, जिससे माहौल पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। मणिपुर में फिलहाल हालात संभलते नजर आ रहे हैं। हिंसा पीड़ितों को अलग अलग राहत कैंपों में रखा जा रहा है। शांति बहाली की सभी कोशिशें फिलहाल पटरी पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, मणिपुर में स्थिति पर काफी नियंत्रण आ गया है और स्थिति का नियंत्रण करने के लिए प्रधानमंत्री को खुद पर्सनली वहां प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। उनमें से एक याचिका बीजेपी विधायक गांगमेई की है, जिसमें कहा गया है मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का हाईकोर्ट का आदेश असंवैधानिक है। जबकि दूसरी याचिका मणिपुर ट्राइबल फोरम की है, जिसमें हिंसा की उच्च स्तरीय जांच और जनजातीय समुदाय को सुरक्षा देने की मांग की गई है।
भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने कैंडल मार्च निकाला। पहलवानों के समर्थन में जुटी खाप पंचायतों ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों का कैंडल मार्च। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए पहलवानों ने मोमबत्ती की रोशनी कुछ इस अंदाज में दिखाई। देखो जी, आज 15 दिन पूरे हो गए और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, तो शायद कैंडल मार्च के जरिए कुछ रोशनी, कुछ उनको दिखाई दे कि हाँ, आंखों पे अंधेरा ना लाएं। जिस पे एफआईआर हुई है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जब हम स्टार्टिंग में जंतर मंतर पे आए थे तब उन्होंने ऐसे बोला था कि कोई भी लड़की सामने आके ऐसे बोल दे तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। अब वो बोल रहे हैं कि साबित कर दो तो फांसी पे लटक जाऊंगा, तो उनके बयान ही बदल रहे हैं। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स कर दी है, उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। पहलवानों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया था। अब सरकार जांच के बाद गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन पहलवान मान नहीं रहे। और वहीं इसी हफ्ते बिहार में दरबार लगाने जा रहे बाबा बागेश्वर ने मुंबई से ही ताल ठोक दी और मुंबई से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिला रहे बाबा ने हनुमान जी की ताकत का इस्तेमाल करने का भी मंत्र दिया। राम जी के काज को करके हनुमान जी ने अपने बल का सदुपयोग किया। आप लोगों से भी प्रार्थना है, आपके पास जितनी क्षमता हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आप भी अपने बल का सदुपयोग करिएगा। यह बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की चुनौती। मुंबई के पास अमरनाथ दरबार से बाबा की गूंज बिहार तक पहुंच गई है, जहां कुछ पार्टियां और नेता उनका विरोध कर रहे हैं। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। तार्किक बुद्धि का मालिक बनना है तो 25 वर्ष की अवस्था तक चलचित्र को देखना बंद कर दीजिए, मोबाइलों पर आने वाले गंदे चित्रों को देखना बंद कर दीजिए, गंदी बातें सुनना बंद कर दीजिए। आपका मन विचलित नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन हो जाएगा और आपका फिर कोई सामना नहीं कर पाएगा। इसी बीच बाबा बागेश्वर ने हिंदू धर्म में मौजूद ब्रह्मचर्य के गूढ़ रहस्य को भी असली ताकत के तौर पर सामने रखा। और अब बात कर लेते पश्चिम बंगाल की, जहां ममता दीदी के कार्यकर्ता बेलगाम हो गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के होते हुए मुर्शिदाबाद में टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जूतम पैजार जैसे हालात बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ से कोई तूफान होकर नहीं गुजरा। दरअसल ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जब पंचायत के चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर एक युद्ध शुरू हो गया। ये हंगामा तब शुरू हुआ जब यहाँ के स्टेडियम में टीएमसी के बड़े नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस बीच टीएमसी के 2 गुटों के बीच पंचायत की टिकट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। दोनों तरफ से गाली गलौच और कुर्सियां चलने लगी। दरअसल टीएमसी यह टिकट बांटने के लिए वोटिंग करा रही थी, जिसके चलते 2 गुट आपस में भिड़ गए। जिस इलाके में बवाल हुआ वो टीएमसी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का भी गढ़वाना चाहता है। देखिए, अब जो खबर आप देखने जा रहे हैं उसे पूरी तरह देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि यह है असली चोर सिपाही का खेल। मामला वाकई चोर सिपाही का ही है, जो बंगाल के हावड़ा में सामने आया तो देखकर हर कोई दंग रह गया। हावड़ा में असली चोर सिपाही का खेल। ये खेल असली चोर ने खेला असली पुलिस के साथ। दरअसल हुआ ये कि पुलिस थाने में बंद एक चोर को हावड़ा के बल्ली थाने के एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाया जा रहा था, तो चोर उनसे हाथ छुड़ाकर गंगा नदी की तरफ भाग निकला। जब तक पुलिस वाले उसके पीछे नदी के किनारे तक पहुंचे, चोर आधी नदी पार कर चुका था। इस बीच पुलिस की मदद करने के लिए आसपास के कुछ लोग भी आ गए। उन्होंने देखा कि चोर नदी की धार में फंसता जा रहा है। इस वजह से थक चुके चोर ने एक नाव पर चढ़ने की कोशिश की। नाव चलाने वाले ने उसे चढ़ने तो दिया, लेकिन उसे किनारे ले आकर पुलिस के हवाले भी कर दिया। चोर सिपाही के इस खेल में भी आखिरकार जीत तो पुलिस की हुई,
लेकिन उनकी अपनी बहादुरी से नहीं बल्कि दूसरे नागरिकों की बहादुरी की वजह से। देश की 2 एयरलाइंस को लेकर आज एनसीएलटी यानी कि राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल में बड़ी सुनवाई होने वाली है। मामला है गो फास्ट और स्पाइस जेट जैसी उड़ान कंपनियों के दिवालिया होने के दावों और आरोपों का। कभी आसमान पर राज करती थी ये 2 कंपनियां। आज ये दोनों कंपनियां जमीन पर आने के कगार पर हैं। इनमें से एक है गोफास्ट, जो कि वाडिया ग्रुप की पहली कंपनी है जो दिवालिया हो रही है, जबकि दूसरी कंपनी स्पाइस जेट जो अब तक चल रही थी लेकिन उसके कर्जदाता उसे दिवालिया करने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को गोफास्ट के मामले की सुनवाई करने के बाद एनसीएलटी ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। स्पाइस जेट के खिलाफ फर्जी पर भी आज एनसीएलटी में सुनवाई होनी है। उसके बावजूद कंपनी का दावा है कि इसमें उसके परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कंपनी को उम्मीद है कि अदालत के बाहर ही इस मसले को हल कर लिया जाएगा। और अब बात जर्मनी से आई एक वीडियो की, जहां एक पुराने पुल को ध्वस्त कर दिया गया, जिसे देखने के लिए बच्चों और बड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी। आप भी ये वीडियो देखिए। और ये धड़ाम, ये वीडियो पश्चिमी जर्मनी का है, जहां धमाके में एक ऊंचे ब्रिज को बड़ी आसानी से गिराया गया। वीडियो में दिख रहा है ब्रिज 453 मीटर लंबा और 70 मीटर की ऊंचाई पर बना था। जिसे साल 1965 में बनाया गया था। 58 साल पुराना ये पुल 17 महीने पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे उड़ाने का फैसला लिया गया। इस बड़े पुल को गिराने के लिए 150 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और फिर चंद सेकंड में ब्रिज धराशायी हो गया और धुएं का गुबार हर तरफ फैल गया। इस नजारे को देखने के लिए लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। बच्चे दूरबीन लेकर इस नजारे को देखते नजर आए। इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। तो यूक्रेन ने रूस पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। दावा है कि रूस बखमुट पर बेहद खतरनाक फास्फोरस बम दाग रहा है। ये रूस का अग्निवार है, ये रूस का गुस्सा है। यूक्रेन के बखमुट में हर तरफ तबाही है। ये तस्वीरें यूक्रेन ने जारी की हैं, जिसमें हर तरफ सफेद आग लगी नजर आ रही है। बंकर में बैठे लोगों ने ये वीडियो बनाया है, जिसमें बाहर चारों तरफ सफेद आग की लपटें नजर आ रही हैं। इसकी वजह है आसमान से होती आग की बारिश। ये देखिए किस तरह आसमान से आग बरस रही है। लग रहा है जैसे सैकड़ों की तादाद में बम आसमान से बरस रहे हैं और यही जमीन पर गिरकर मौत की सफेद आग जला रहे हैं। यूक्रेन का दावा है ये सफेद आग फास्फोरस बम के इस्तेमाल से लगी है। दावा है कि रूस जब यूक्रेन को हरा नहीं पा रहा तो उसने बखमुट पर कब्जे के लिए बेहद खतरनाक फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। इस तरह के बम को आबादी वाले इलाकों में इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। फास्फोरस का तापमान काफी ज्यादा होता है और इसके कण दूर दूर तक फैल जाते हैं। इंसानी शरीर के संपर्क में आने पर इंसान की जान भी जा सकती है। ये बम तब तक जलते रहते हैं जब तक आसपास की ऑक्सीजन खत्म नहीं हो जाती। हालांकि अभी रूस की तरफ से इस बारे में कोई सफाई नहीं आई है। और आइए अब बात कर लेते हैं गृह युद्ध झेल रहा सूडान की, जिसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जंग फिर से तेज हो गई है। अब जंग में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। पूरा देश तबाह होने की कगार पर है। आग लगने के बाद रात के बाद भी आसमान में नजर आता स्याह गुबार सूडान की हकीकत बता रहा है। ये तस्वीरें राजधानी खार्तूम शहर की हैं, जहां जगह जगह इसी तरह के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे शहर की बिजली गुल है। बीच बीच में बम के धमाकों से ही शहर का सन्नाटा टूटता है। लोगों की पूरी रात दहशत में बीत रही है। दरअसल सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच जंग एक बार फिर से तेज हो गई है, जिससे दिन हो या रात गोलाबारी के चलते पूरा शहर काले धुएं की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए जहां मेडिकल कैंप में जगह कम पड़ गई है। लोग सूडान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में लोगों को मेडिकल सहायता पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। या फिर देखिए तस्वीरें, खार्तूम शहर में लूटपाट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये देखिए हथियार लिए सामान लूटकर ले जाते लोग कैमरे में कैद हुए। ये बर्बाद होते शहर की कहानी है। 15 अप्रैल से सूडान पर कब्जे की जंग जारी है। यह सेना और अर्धसैनिक बल ही आपस में भिड़े हैं।
अब तक 550 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि लोग आंकड़े के कहीं ज्यादा होने की आशंका जता रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह मौसम में बेवक्त बदलाव नजर आ रही है, एबीपी न्यूज इनको लेकर रेगुलर खबर आपको दिखा रही है। आज कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ के कई ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है, जो खतरे की घंटी है। ये गुलमर्ग है। गुलमर्ग की यही तस्वीर सबके जहन में हर वक्त रहती है, लेकिन गुलमर्ग की तस्वीर मई महीने में खतरे की घंटी है, क्योंकि बर्फबारी का ताजा दौर आम मौसम के मुताबिक नहीं है। अब देखिए बारामूला की तस्वीरें, जहां अचानक आसमान से ओले बरसने लगे। कश्मीर का इलाका भी साल के इस महीने में इस मौसम के लिए आमतौर पर तैयार नहीं रहता। अब देखिए बांदीपुरा के गुरेज इलाके की तस्वीरें। यहां भी लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम का ये मिजाज लोगों को परेशान कर रहा है। तो देखिए बर्फबारी का ये ताजा दौर देश के दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी मुश्किलें पैदा कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, जहां कई इलाकों में बेमौसम बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। पूरे देश से लोग यहां जनवरी फरवरी में पहुंचते हैं बर्फबारी का मजा लेने के लिए। फिर भी बहुतों को ये नजारा उस वक्त भी नसीब नहीं होता। लेकिन आज देखिए मई के महीने में यह बर्फ की चादर बिछ गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ सड़कें साफ करनी पड़ रही। एक दो दिन पहले ही मनाली से सटे कुल्लू में भी इसी तरह की बर्फबारी देखने को मिली थी। और ये नजारा है सिरमौर का, जहां इतनी बर्फबारी हुई कि अब तक के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। अब रुख करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी बर्फबारी का बेमौसमी दौर जारी है। हालांकि यहाँ चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से उसमें बार बार रुकावट पैदा हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।